हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एटम, क्लास 12 फिजिक्स। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस और मैंने आपको कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, एंड आई प्रॉमिस यू डैट कि मैं आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम पिछले क्लास के सारे क्वेश्चंस जिनको मैंने अनसॉल्व छोड़ा था आपके लिए, उनके आंसर्स मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो ये रहे एक एक करके आंसर्स। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन आंसर्स को टैली कर लीजिएगा अपने सॉल्व आंसर्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और जो पहला सवाल आज आपके लिए है वो ये रहा, द वेवलेंथ, या फिर आप यूं कहिए द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर द लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 913 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है लेमन सीरीज के अंदर, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 913 एंगस्ट्रॉम। इससे छोटी नहीं हो सकती वो वेवलेंथ। अब आपको बताना है इसी तर्ज पे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की लिमिट बाल्मर सीरीज में क्या होगा अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को देखने की कोशिश करें। तो रेडबर्ग फॉर्मूला लगाने वाले हम लोग, क्योंकि यही एक फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। तो एक जनरल जो रेडबर्ग फॉर्मूला होता है वो आपके सामने ये रहा। अब आप इस फॉर्मूले के अंदर ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, किसका? लेमन का, क्योंकि उसकी वैल्यू एटलीस्ट है आपके पास। तो अगर आप इस फॉर्मूले में स्लाइड चेंजेस करोगे, जैसे कि लैम्डा की जगह एल पुट कर दोगे, यानी लैम्डा एल पुट कर दोगे, इज इक्वल टू आर, बाकी वैल्यूज अपनी जगह एज इट इज है। अच्छा, ये वाला जो स्टेट होता है ना, ये वो स्टेट होता है जहां से वो जंप करना शुरू कर रहा है अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए। ठीक है, पहले ऑलरेडी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा वो फाइनल स्टेट है। उसके बाद अगर हमें चाहिए शॉर्टेस्ट वैल्यू, ठीक है, तो हमको ये ना इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, राइट। n2 की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी पड़ेगी, तभी हमारे पास लैम्डा एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हम इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आर की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होती है, क्योंकि आर एक कॉन्स्टेंट है। जो हमारे पास लैम्डा है ना, वो दिया हुआ है सवाल में 913.4 एंगस्ट्रॉम लेमन के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपने लैम्डा जो है ये 1/लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/913.4 एंगस्ट्रॉम और आर अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर के अंदर। देखो, बाल्मर सीरीज में जो आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालोगे तो जो जनरल फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है, इसको आपने इस्तेमाल में लेना है। यहाँ पे आपने लैम्डा बी लिख देना है, बिकॉज आप बाल्मर का निकाल रहे हो। बाकी वैल्यूज अपनी जगह पे रहेंगी। अब बाल्मर में शुरुआत होती है सेकंड से, ठीक है, और अगेन आपको इन्फिनिटी तक लेके जाना है, आपको शॉर्टेस्ट चाहिए तो। अब आप सोच के देखो ना, इस सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा r डिवाइडेड बाई 4। 1/लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? r डिवाइडेड बाई 4। और r की वैल्यू ना आपने यहाँ पे निकाल रखा है, राइट। r की वैल्यू आपने निकाल रखा है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे काम आ जाएगा, यानी कि r आप यहाँ पे पुट कर लोगे। ठीक है, इस बीच वाले को भूल जाओ, इस एंटायर चीज़ को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व होगी ऑलरेडी r/4 आ गया। अब आप इसको इससे कंपेयर करो, जहाँ पे आर की वैल्यू एज इट इज आपने पुट कर ली, तो आपके पास ना लैम्डा बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3653.6 एंगस्ट्रॉम, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मार्किंग स्कीम 2014 में पूछा हुआ है, जिस साल मैंने एग्जाम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे बोला हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के अंदर वो रिप्लेस हो जाए एक दूसरे पार्टिकल्स के द्वारा, जिसका नाम म्यून बोला गया यहाँ पे, चार्ज सेम रहेगा उस पार्टिकल का, बट मास जो है वो 200 गुना ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और एक वो म्यूनिक फॉर्म कर लेता है, तो क्या रेडियस में चेंज आने वाला है और क्या ग्राउंड स्टेट एनर्जी इफेक्ट होगा इस पार्टिकल के आ जाने की वजह से। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, जो चार्ज है म्यून पे वो तो सेम ही रहना है, क्योंकि चार्ज आपने नहीं चेंज करा है, आपने चेंज करा है मास। आपने म्यून का मास 200 गुना ज्यादा बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब एक बात बताइए, बोर एटॉमिक मॉडल के थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि रेडियस ऑफ म्यून इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/में मास, एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था उस केस में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के केस में। अच्छा, यहाँ पे मास की जगह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे म्यून का मास है तो m ही लिखता हूँ, वेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास लिख देता हूँ, राइट। जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा rm इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट k मान लो, 1/mm, ठीक है। और इसे सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा re इज इक्वल टू k 1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये बात आपको समझ आ रही है? अब ध्यान से देखिए जरा, इसको इस तरह भेज दीजिए, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो rm मल्टीप्लाई हो जाएगा mm से, और यहाँ पे बचेगा k। इसी तरह इस me को, इस वाले me को यहाँ पे भेज दीजिए re के पास, तो यहाँ पे भी बचेगा k। तो जब आप राइट हैंड को कंपेयर करोगे तो लेफ्ट हैंड में यहाँ क्या मिलेगा? rm mm, और यहाँ पे क्या मिलेगा? re me। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए, मैं आपको ना फुल डिटेल में करके दिखाता हूँ। जो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपसे कह रहा था जब आप उस तरफ भेजोगे तो यहाँ पे आ जाएगा rm और mm
इज इक्वल टू के, और इस केस में आपके पास निकल के आएगी वैल्यू आर ई एम ई इज इक्वल टू के, राइट। तो जब दोनों साइड को आप कंपेयर करोगे या फिर दोनों को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। आइए ज़रा यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि हम ना इस वाले टर्म को इस तरफ भेज देते हैं और इस वाले टर्म को इधर भेज देते हैं। तो अगर आप इसको इधर भेजोगे तो फिर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगा, आर एम डिवाइडेड बाई आर ई इज इक्वल टू एम ई डिवाइडेड बाई एम एम, ठीक है। अच्छा, म्यून को ना हम म्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं म्यू लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को एज इट इज़ रहने देता हूँ। बाकी के अपनी जगह है, बट के कट जाएगा तो के का कोई यहाँ पे रोल होने वाला नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो के यहाँ से ऐसे एलिमिनेट हो गया, तो इसे आप काट लीजिए यहाँ पे। तो आप देखो ये एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया होगा, यही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने म्यून का मास कितना रखा है? 200 गुना ज़्यादा रखा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पे पुट कर लो 200, राइट। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो 200 गुना ज़्यादा ही है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे म्यून के केस में, तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, क्या हमने मिस्टेक नहीं करी यहाँ पे? हमें एम ई को यहाँ भेजना चाहिए था ना, एम ई यहाँ पे आएगा और एम म्यू यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, यहाँ पे लिख देता हूँ यू। आप समझ गए आप? तो यहाँ पे आप पुट कर लो 200 और बाकी ये जो वैल्यू है इसको 1 मान लो, क्योंकि उसके कंपैरिजन में 200 गुना है। अगर उसकी वैल्यू 1 है तभी तो ये 200 गुना है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 200 आ जाएगा। तो जब आप रेडियस कंपेयर करोगे ना तो रेडियस निकल के आएगा। नोटिस कीजिए कि जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन के केस में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू म्यून के केस में। और ऑब्वियस सी बात होने वाली भी है, क्योंकि मास जो है जिसका ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा, म्यून का मास ज़्यादा है, रेडियस ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर आंसर निकल के आ गया रेडियस के केस में। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होगा रेडियस का, तो आप बोल देना कि रेडियस रिड्यूस हो जाएगा 1/200 टाइम्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में पूछा हुआ था कि एनर्जी का क्या होने वाला है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन से म्यून को रिप्लेस कर दिया तो एनर्जी का क्या होगा? अब एनर्जी के केस में मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रोल निभाता है। यहाँ पे एनर्जी तब ज़्यादा होगा जब मास ज़्यादा होगा पार्टिकल का। तो यहाँ पे तो यार सारी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है। तो एनर्जी ऑफ म्यून इज डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ म्यून डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है तो आप चीज़ों को आमने सामने रख सकते हो। ये बात समझ आ गई। अब मास जो है म्यून का वो 200 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 200 पुट कर लो, यानी कि एनर्जी जो है म्यून के केस में वो बढ़ जाएगा। अगर आप उस एटम में इलेक्ट्रॉन की जगह म्यून रिप्लेस करोगे तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बट रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यही लिख देना कि ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी 200 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में आपसे पूछा हुआ था, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन करस्पॉन्डिंग लेमन सीरीज ऑफ दिस एटम। तो इसी एटम के लेमन सीरीज का पहला स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ निकाल के दिखाना है आपको। अब सोच के देखो, जब हम लेमन सीरीज की बात करते हैं तो n1 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और n2 की वैल्यू 2 होती है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, 1/λ इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई बाई n1 का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर लो, n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2। जब ओवरऑल पुट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 3r, राइट। ओके, आपको आर एज इट इज छोड़ देना, वैल्यू पुट नहीं करना। अब जब वैल्यू भी पुट कर लोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 1210 एंगस्ट्रॉम। इसको चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहो तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। आइए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जहां आपसे बोला हुआ है स्टेट Bohr's postulate to define stable orbit in hydrogen atom. How does de Broglie's hypothesis explain stability of these orbits? A hydrogen atom initially in ground state absorbs a photon which excites it to the n is equals to 4 level. Estimate the frequency of the photon. CBSE 2017 का ये सवाल है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बोर पोस्टुलेट को डिफाइन करो जब उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट को बताया था, उस वक्त क्या था बोर का पोस्टुलेट, और फिर पूछा हुआ है कि डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के द्वारा कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया इन्हीं ऑर्बिट को। तो आइए सबसे पहले बोर का ऑर्बिट तो समझ ले क्या था। तो अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, in those orbits for which angular momentum is some integral multiple of h divided by 2 pi where h is Planck's constant। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेंगे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH अपॉन में 2 पाई के, राइट। और यहाँ पे जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब मैं अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है L इज इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई। ये बात समझ में आ गई। अब डी ब्रॉगली ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया अपने पोस्टुलेट्स के द्वारा, तो डी ब्रॉगली ने इनको प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग, कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस समय उसका स्वभाव कैसा होता है, वेव नेचर का होता है। ट्रेवलिंग वेव प्रोपोगेट एनर्जी बट स्टेशनरी वेव नॉट। उन्होंने कहा कि जो वेव ट्रेवल कर रहे होते हैं ना ऐसे ऐसे, वो एनर्जी को प्रोपोगेट करते हैं, बट जो स्टैंडिंग वेव होते हैं वो एनर्जी को प्रोपोगेट नहीं करते।
In analogy to wave traveling on a string, particle wave 2 can let a standing wave under resonant conditions, और जो resonant condition होगी वो L is equals to n lambda के इक्वल होगी। अब समझो इस बात को, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है, तो फिर वो उस समय एनर्जी को नहीं दिखा सकता। यस, उसके पास भी एनर्जी होगी अगर वो किसी रेजोनेंट कंडीशन के अंदर फॉलो अप करे तो, और उसकी जो वैल्यू होती है ना, मतलब लैम्डा के केस में, यानी आपको अगर वेवलेंथ निकालना है उसका, तो आपको L इज इक्वल्स टू n पाई को फॉलो कराना पड़ेगा। यही रेजोनेंट कंडीशन है बेसिकली। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक तो डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि भाई जो स्टैंडिंग वेव होते हैं वो एनर्जी प्रोपोगेट नहीं करते हैं, जो ट्रेवलिंग वेव होते हैं केवल वही एनर्जी प्रोपोगेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट के इर्द गिर्द, ठीक है, यानी ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अगर वो घूमेगा तो वेव नेचर शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा तो फिर वो ट्रेवलिंग वेव कहलाएगा, ट्रेवलिंग वेव कहलाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर एनर्जी रिलीज करता है तो फिर उससे बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस क्रिएट हो जाते हैं। ये सारी कहानी चल रही थी। मगर सवाल ये आता है कि क्या स्टैंडिंग वेव से स्टेशनरी वेव ऐसा नहीं करते? जी हाँ, बिल्कुल वो भी करते हैं। अगर आप उनको एक स्पेशल कंडीशन से गुजारते हो, एक रेजोनेंट कंडीशन से गुजारते हो, उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है L इज इक्वल्स टू n पाई। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। हाइड्रोजन एटम के केस में जो लेंथ होता है ना इंडर मोस्ट ऑर्बिट का, उसके पेरीमीटर के अकॉर्डिंग वो होता है 2 पाई a नॉट इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ था वो कितना था। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना पड़े तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका वेवलेंथ अगर आप निकालोगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h पाई से आप निकाल सकते हो। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, और p जो है, p का मतलब क्या है? मोमेंटम है। ठीक है, समझ गए इस बात को? चलिए, अब हमें इतना पता है यहाँ पे कि 2 पाई आर, वेल 2 पाई आर यहाँ पे है हमारा पेरीमीटर, समझ में आया, और NH अपॉन में p, NH अपॉन में p क्या है? NH अपॉन में p जो है हमारा वेव लेंथ निकल के आया था, किसके अकॉर्डिंग? डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। आप जरा इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को जब आप कंपेयर कर लोगे, ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये अपने आप में एक वेव लेंथ ही है, क्योंकि मैक्सिमम जो उसकी लेंथ होगी एक पेरीमीटर के अलॉन्ग क्या होगी? 2 पाई आर होगी। इसको आपने कंपेयर किया, हमें p की वैल्यू पता है mv होती है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। p की वैल्यू mv पुट करने के बाद हम यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करें, बहुत ईजिली निकल जाएगा। कैसे? mv को आप इस तरफ भेज दो, 2 पाई को आप इस तरफ भेज दो, राइट? ओके, तो ये mvr क्या होता है? mvr होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, जिसको आप L कहते हो। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर मोमेंटम भी निकल के आ गया, और यही तो था बोर का पोस्टुलेट, यानी कि डी ब्रॉगली के वेवलेंथ के थ्रू हमने अपने बोर के पोस्टुलेट को प्रूव कर लिया, राइट? यही था बोर का सेकंड पोस्टुलेट। अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसको शुरू में आपने ग्राउंड स्टेट पे रखा हुआ है, फिर वो एक फोटोन को यानी लाइट रे को एब्जॉर्व करता है और फिर n इज इक्वल्स टू 4 पे चला जाता है। उस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या होगी? समझ के देखिए ना, हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, और ये ना शुरू में तो कहाँ होगा? शुरू में n इज इक्वल्स टू 1 पे ही होगा, और फिर कुछ लाइट रेज एब्जॉर्व करता है और वो चला जाता है n इक्वल्स टू 4 पे। तो उस दौरान जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो पूछी हुई आपसे। तो बताइए 1 किस केस में होता है हाइड्रोजन के? अगर आप स्पेक्ट्रल लाइन को डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा लेमन के केस में होता है 1। तो उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई, इनफैक्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। वही n1 यहाँ पे 1 है, n2 यहाँ पे 4 है, ठीक है। आप सारी वैल्यूज़ को सॉल्व कर ले और आपके पास ओवरऑल आंसर निकल के आ जाएगा 2.8125 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज़। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करके लाने हैं, स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रहे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, मतलब जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो 5th है, बट आज के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ, ठीक है। फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इसके आंसर्स के साथ और कुछ और PYQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।